वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 साइंस का। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है प्राणियों में क्या लिखा है, पोषण। तो प्राणी मतलब होते हैं जीव, ठीक है, जीव जंतु जो चलते हैं, है ना, उनमें पोषण किस तरह से होता है आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है आपने कक्षा अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, यानी अपना खाना वो खुद बना सकते हैं, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो प्राणी है यानी जो इंसान है या जानवर है वो दूसरे जानवरों पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, या पौधों पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष है सामने, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, तो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो इंसान है या तो वो ऐसे पौधे खाएगा या ऐसे जानवर खाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें जानवर वो कौन खाता है, ये कहाँ से जानवर आएंगे, तो कहने मतलब ये है कि जानवर भी तो इन पत्तियों को खाते होंगे, यानी कि अगर ये पत्तियाँ नहीं होंगी तो ये जानवर भी नहीं होंगे। ठीक है, और ये जानवर नहीं मिले तो हमारा भोजन नहीं मिल पाएगा। तो वही यहाँ बताया कि डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे करते हैं, या इनडायरेक्टली हम पौधों पे डिपेंड इस तरह से भी करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं तथा पौधे खाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो पौधे को सीधा खाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, अन्य जंतु को, जानवरों को मार देते हैं। आप इस फोटो में देखिए, ये जो गाय है ये घास खा रही है और ये जो शेर है वो दूसरे जानवरों को मार रहा है। ठीक है बच्चों, शेर है चाहे बाघ हो जो भी हो, वो सब दूसरे को मारते हैं और खा लेते हैं। आगे लिखा है कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। जैसे इंसान की बात करूं तो इंसान पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी मार के खाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य और पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पहला सवाल आपके एग्जाम में ये आता है कि हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखो इसका आंसर यही है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रेड से टिक कहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से लेकर ये तुम्हारा क्या होगा, तो आंसर होगा, किसका आंसर है, हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है। आपके बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे लिखा है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग होने की विधि सन्निहित है। यानी कि अगर हमारे पास पोषण की आवश्यकता होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आहार का अंतर्ग्रहण करना होगा। अंतर्ग्रहण होता है पहले हमें खाना पड़ेगा और उसके बाद हमारे शरीर में उसकी विधि होगी, खाना पचेगा और उसके बाद हमारे शरीर से पोषण मिलेगा। तो ये सब इसमें सम्मिलित से मिला हुआ है। आगे लिखा हुआ है, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य पदार्थ के अनेक संगठक हैं, स्मरण करके उनके नाम लिखिए। तो आपको इसमें नाम बताना है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, कुछ संगठक होते हैं जटिल, जो कि हमारी बॉडी में आसानी से नहीं पच पाता है ना, अगर सीधा खाएंगे तो नहीं पच पाएगा। लिखा है अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर लिए जरूरी होता है वो सीधे हम नहीं ले सकते। उन्हें क्या करना होगा, तो उसको पहले सरल रूप में बदलना होगा। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आरेख को आप अच्छे समझो। मान लो कि आपके रोटी के टुकड़े हैं कुछ इस तरह से, है ना, मान लीजिए आपके रोटी का टुकड़ा है, तो जब उसको अपने दांत से चबाते हैं तो इस तरह से वो टूट जाता है। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पेट के अंदर चला जाता है। वही यहाँ बताया गया कि हमें पहले जो जटिल पदार्थ है, जो हमारे पास जो भी चावल है, चाहे रोटी है, चाहे जो भी है, उसको खाने के लिए हमें उसको सरल में तोड़ना ही होगा। लिखा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। तो जब जब बड़े से छोटे में आ जाए, ठीक है, बड़े से मतलब समझते हो, देखो यहाँ पर बताया गया ना कि इस जटिल पदार्थ से किस में आ जाए, सरल पदार्थ में आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं
विखंडन, ठीक है। और इस प्रक्रम को यानी इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जब हम रोटी खाते हैं तो पहले बड़ा होता है और जाते जाते हमारे पेट में तो छोटा सा बन जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन। आगे लिखा हुआ है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी कि अलग अलग जीव किस तरह से खाते हैं, हम वो यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो पहला लिखा हुआ है भोजन के अंतर्गत अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों की भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरह से खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो लिखा है मधुमक्खी और मरमर पक्षी, है ना। मरमर पक्षी होता है हमिंग बर्ड, आपने पक्षी देखा होगा, पौधों का मकरंद चूसते हैं, ठीक है। पौधों का क्या करते हैं, मकरंद चूसते हैं, ठीक है। अब मकरंद होता है फूलों का रस, मैं आपको दिखा देता हूँ। मधुमक्खी यहाँ से फूलों का रस निकाल ली है और ये हमिंग बर्ड जो है, ठीक है, मरमर पक्षी जो है, ये किस तरह से देखो पक्षी अपना भोजन ले रहा है, ये भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो इनके यहाँ पर एक पाइप सी होती है, वो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर कोई पाइप सी होती है, तो ये रहा यहाँ पर पाइप से वो क्या करते हैं, तो अपने खाने को अंदर लेते हैं अपने पेट के लिए, अपने पेट में लेते हैं। तो यहाँ भी वैसे ये भी करता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कोई समझ में आया होगा। आगे लिखा है मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो मानव यानी कि इंसान हो गए या अन्य जंतु जैसे गाय हो गई, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, ठीक है बच्चों। लिखा है अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। तो जो अजगर होता है वो क्या करता है, अपने शिकार को निगल ही जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो जो पानी में जो जीव होते हैं वो क्या खाते हैं, तो अन्य टुकड़े होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, उनको वो खाते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है कि सारणी 2.1 में दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, आपने अच्छा नीचे दे रखा है। आगे देखो इसको पहले भर लेते हैं। देखो लिखा है सारणी यहाँ पर दे रखा है, सारणी 2.1 अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। तो घोंघा किस तरह से खाता है, चलिए इसका आंसर हम कर लेते हैं, इसको भरेंगे हम। करते हैं घोंघा किस तरह से खाता है, ठीक है। घोंघा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये रहा घोंघा, ये खाना देखो किस तरह से खा रहा है, आपको फोटो में अच्छे से दिख रहा होगा, पत्ता खा रहा है ये। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखो ये पत्तियां खाता है, ठीक है, कवक खाता है, और शैवाल क्या होता है। वो कवक और शैवाल नहीं जानते तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छे से बताया था, आप जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे क्या होता है, चींटियाँ, तो वो चींटियाँ क्या खाती हैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से अन्न के टुकड़े खाती हैं, ठीक है, अपने साथ लेके भी जाती हैं ये। तो ये खाते हैं, कीड़े भी छोटे मोटे खा लेते हैं, मिठाई और गेहूँ के कुछ कण जो होते हैं वो खा लेते हैं। अगला देखा चील, चील क्या खाती है, तो मांस खाती है, आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा ये, है ना, ये मांस खा रही है। आगे लिखे मरमर पक्षी, देखो मरमर पक्षी मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, देखो यहाँ भी दिख रहा है। तो ये रस पीते हैं ये, ठीक है, फूलों का रस पीते हैं, हमिंग बर्ड कहते हैं इसको। आगे लिखे जू, जू क्या करते हैं, तो देखो इस तरह से हमारे शरीर से जो जुएं होती है वो खून पीते हैं, वही यहाँ बताया गया है। अब आगे बढ़ लेते हैं आहार की विधि की, किस तरह से खाते हैं, वो किस तरह से खाते हैं। तो देखो घोंघा और चिड़ी जो है ना वो अपने खाने को चबा जाते हैं, देखो ये चबा रहे हैं, ठीक है बच्चों, देखो ये भी चबा रहे हैं, चबाकर खा रहे हैं। अगला दे रखा है चील, तो चील कैसे खाते हैं, वो निगल ही जाते हैं, वो निगल जाते हैं, सीधे उठाकर ये निगल जा रहा है। आगे लिखा है मरमर पक्षी, तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है चूसण या चूसना। तो ये जो हमिंग पक्षी है यहाँ से रस को अपने अंदर से सक आउट करते हैं ना, निकाल लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। आगे इसी को कहते हैं चूसण। आगे लिखा हुआ है जू, तो जू भी कुछ उसी में ही आता है, तो यहाँ पर हमारे शरीर से वो खून चूसते रहते हैं हमारे सर से, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले वाले पर, अगला क्या दे रखा है, तो अगले पे दे रखा है मच्छर। तो मच्छर कैसे खाता है, तो मच्छर के बारे में हमने देखो देख रखा है, यहाँ पर दिख रहा है मच्छर किस तरह से हमारे शरीर से खून निकाल रहा है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारे खून को चूस लेते हैं, अभी उसको देखते हैं। बाकी लिखा है तितली, तितली कैसे क्या खाती है, तो रस पीती है, वो तितली दिख रहा है वो आपके, ये भी रस पीती है। आगे आते हैं तो लिखा है मक्खी, मक्खी कैसे क्या खाती है, तो अर्ध पचा हुआ भोजन, जहाँ पर आपने देखा होगा घर के आसपास जो भोजन के टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ये मक्खियाँ ऐसे इसको खा लेती हैं, ठीक है। किस तरह से खाती हैं वो देखते हैं। तो देखो मच्छर तो आपको पता है कि हमारा खून चूस लेता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ है तितली, ये भी कुछ वैसा ही है। और मक्खी, मक्खी को खाने को सोख लेती है, देखो कुछ इस तरह से ये सोख रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये। पहले तो इसके ऊपर उल्टी करती है, उसके बाद इसको गीला करके अपने अंदर सोख लेती है। तो हमने इसको पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, आप इसको कॉपी में आप उतार सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने ये कर लिया है, अब चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखो लिखा हुआ है अद्भुत सत्य, ठीक है, अद्भुत सत्य पढ़ लेते हैं। इस सत्य में क्या है वो देखते हैं। लिखा है स्टार फिश या तारा मछली, आपको फोटो में दिख रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। तो ये अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकालती है और फिर खाती है। फिर क्या है, जंतु के कोमल भागों खाती है। तो जो जंतु हैं जो समुद्र के नीचे मिलते हैं उसको खाती है और उसके बाद इसका आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्टार फिश है ये, ठीक है, ये यहाँ पर ये बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है ये, ठीक है, इसके अंदर ये जो जीव है इसको खाता है ये और इसका पेट बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको स्टार फिश कहते हैं, आप लोग कभी देखा होगा शायद टीवी वगैरह में। आगे चलते हैं 2.2 में लिखा है मानव में पाचन। मानव मतलब इंसान में पाचन किस तरह से होता है हम वो पढ़ना है। तो लिखा है हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब होता है कि जब हम खाने को रखते हैं तो मुंह में रखते हैं, ठीक है। उसके आगे लिखा है इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। तो जो खाना हमारे शरीर में जाता है उसका उपयोग किस तरह से होता है, तो हमें एनर्जी देता है। अब सोचो कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया, आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित तो किया जाता है, यानी जो खाना पच नहीं पाता वो बाहर निकल जाता है। लिखा है क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो ये बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है, कैसे होता है। लिखा है भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जो हमारा भोजन है वो कैसे जाता है, तो एक नली से गुजरता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए खाना हमारे पेट में कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, और इस तरह से पेट में फिर छोटी आंत में करते करते ये छोटी आंत है ये, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से ये छोटी आंत में निकलकर बड़ी आंत में होते हुए इस तरह से क्या होता है कि फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ से ये, ठीक है बच्चों। तो वही बताया गया कि नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख गुहिका से स्टार्ट होता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, मुख गुहिका, ठीक है। मुख गुहिका होता है जहाँ पर हमारा खाना हमने रखते हैं, अपना मुंह, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये, जिसे मुख गुहिका कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला लिखा है ग्रास नली। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में लिखा है ग्रास नली, या इसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, साइड में तो दे रखा है मैंने ये। आगे थर्ड पॉइंट लिखा है अमाशय, ठीक है, इसे पेट भी कहते हैं। फिर इसे कहते हैं क्षुद्रांत, इसको छोटी आंत भी कहते हैं। आगे लिखा है बृहदांत, यानी इसे बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ये, है ना, ये जो बड़ी आंत है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो मलाशय, इसको मलाशय कहते हैं, इससे जुड़ा होता है। लिखा है क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का या निर्माण करते हैं, आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। लिखा है जैसे जैसे भोजन विभिन्न, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। तो हमारा जो खाना है पहले मुंह से चलता है, फिर पेट में जाता है, तो वही आता है गया कि पूरे क्रम से काम होता है, यहाँ पर क्रम होता है लाइन बाय लाइन। आगे लिखा है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस का स्रावित करते हैं। अब पाचक रस क्या होता है मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में 3-4 प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना। आप इसको समझ सकते हैं, पानी निकलता है हमारी बॉडी से। तो देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम खाने का जब हम नाम लेते हैं, जैसे अचार बोलते हैं या कुछ, हमें जब भूख लगा होता है तो हमें खाना हमारे देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है, तो वहीं यहाँ से निकलता है वो, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। उसे कहते हैं लाला ग्रंथि, यहीं से निकलता है ये, इसे लार भी बोलते हैं, इसमें सलाइवा बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। अब इमेजिन करो कि खाना खा रहे हो और मुंह में लार नहीं बना तो खाने को आप नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि वो सूखा लगेगा, ठीक है। वही यहाँ बताया गया है। लेकिन पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आहार नाल मैंने दिखाया था, आहार नाल, ठीक है, जो ये बहुत लंबा था, उसके अलावा इनकी बॉडी से ये जो जगह है, जैसे यहाँ से हो गया या इधर अग्नाशय हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, निकलते रहते हैं, जो कि हमारे खाने को पचाने का भी काम करते हैं। तो वही बताया गया है कि ये पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं।
आगे आते हैं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है मुख और मुख गुहिका। मुख मतलब होता है मुंह, ठीक है बच्चों। मुख गुहिका लिखा है भोजन का अंतग्रहण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो मुख द्वारा होता है। मुख होता है, मुंह द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण मतलब होता है कि उसको खाना स्टार्ट करना। जब आप खाने को स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बच्चों अंतर्ग्रहण कहते हैं। ग्रहण मतलब अंदर लेना होता है, ठीक है। आगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बूझो 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्य है ये, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकटन लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी संख्या हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई होगी। तो मैं बता देता हूँ, ये 10 से 11 मीटर लंबा होता है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि 10 से 11 मीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे जो दोनों हाथ होते हैं वो कितना होता है, तो वो होता है 1 मीटर। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11 मीटर हमारे 11 हाथ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 11 बार नापेंगे तो वो 11 मीटर बन जाएगा। तो वही यहाँ बताया गया कि हमारा जो पेट का जो लंबाई है, जो पेट में जो अंदर है, वो टोटल कितना है, तो 11 मीटर होती है। आगे आते लिखे हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। यही बात सही है, हम जब मुंह के अंदर खाने को रखते हैं तो चबाना स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है यांत्रिक विधि द्वारा। यांत्रिक विधि होता है मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा। मैकेनिकल मतलब है जब हम अपने मुंह को चलाते हैं, ठीक है, उसी को बोला गया यांत्रिक विधि द्वारा। उससे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। दांतों के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं खाने को। लेकिन प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्दिका सॉकेट में धंसा होता है। जो हमारे दांत होते हैं अलग अलग तरह से, देखो यहाँ पर धंसा होता है, देखो ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये मजबूत होते हैं और हार्ड भी होते हैं। देखिए हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमारे दांत की जो आकृति है, जो उसका शेप है, वो अलग अलग होता है, उसके काम के अनुसार होता है, ठीक है बच्चों। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। उनके नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये नीचे देखते हैं, नीचे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप करना है, जो कि आपको खुद घर में करना होगा। तो आगे देखो मैं आपको दिखाता है किस प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो देखो ये होते हैं कृतंक। ये जो शुरुआत के जो 4 हैं इसे कृतंक कहते हैं, ठीक है, जो कि काटने काम आता है। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि कृतंक किस काम में आता है, तो ये काटने काम आता है। अगर आपने कभी रोटी काटा होगा, है ना, रोटी को ऐसे गोल लपेट कर खाए होंगे, तो उसको हम इसी सामने के दांत से ही काट पाएंगे। अगर आप किसी अपने भाई बहन को भी दांत से काटेंगे तो सामने के कृतंक जो दांत हैं उसी से आप काट पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है रदनक। देखो रदनक जो दांत है, ये वाला जो दांत है, ये और ये वाला जो दांत है, ठीक है, तो ये जो दांत है ये फाड़ने का काम आता है। अगर आपने कभी चिप्स के पैकेट फाड़ा होगा तो हम देखा होगा कि वो इसी से फाड़ा जाता है, इसी को रदनक कहते हैं। और आगे लिखा है अग्रचर्णवक, ठीक है। अग्रचर्णवक क्या होता है, तो आप दिख रहा है साइड में, ये दोनों है ये, और इधर दे रखा है ये, ठीक है। तो ये दोनों किस काम में आते हैं, दो चरणवक और अग्रचरणवक, ये जो भी है इनको पीसने काम आता है। ये खाने को क्या करते हैं, पीसते हैं। आप जब खाना खाते हो तो खाने को आपने देखा होगा पीछे हम लेके जाते हैं और उसको दांतों से वो पीसते हैं, और तब तक पीसते हैं तब तक वो छोटा ना हो जाए, और जब वो पीस जाता है तो हमारे मुंह के अंदर वो आसानी से चला जाता है, ठीक है। आगे लिखा है हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि यानी कि हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के पास पाई जाती है, जो लाला रस यानी कि लार स्रावित करती है। लार आप जानते होंगे, अगर लार नहीं आएगा तो खाना सही से उसमें घुलेगा नहीं, और नहीं घुल पाएगा तो पेट के अंदर नहीं जाएगा। जिन लोगों को बीमारी हो जाती है, इनको मुंह के अंदर लार नहीं बनता, उनको दवाई लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात समझना होगा कि लार किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ये। लेकिन आइए इसका पता लगाएं। तो यहाँ पर आपको देखो प्रैक्टिकल कुछ दे रखा है, आपको ये भरना होगा, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, हमने इसको भर लिया है। अब आगे आते हैं, देखो क्या दे रखा है, तो दे रखा है दूध के दांत और स्थायी दांत। लिखा कि आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके दांत टूट रहे होंगे, है ना, या टूटने वाले होंगे अभी की भी। लेकिन हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। शैशव काल होता है छोटी अवस्था में, जब हम बच्चे रहे होंगे, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जब 8 साल के आप आते हैं तो दांत गिर जाते हैं ना, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन
इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जो कि जीवन भर चलता है। ठीक है बच्चों, लिखा है सामान्य जीवन स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है, दांत हमारे गिरने लगते हैं क्योंकि वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये कुछ बताया गया है, ये आपको घर में खुद करना होगा। ये हमारे पास क्रियाकलाप है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताया गया है, क्या बताया गया है, तो यहाँ पर कोई ए और बी लिया गया है, एक परख नली लिया गया है। इसमें आपको कुछ इस तरह से केमिकल डालना है, इसको आप खुद पढ़ लेंगे, इसमें उतना इंपॉर्टेंट बातें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, लाला रस क्या होता है, तो जो हमारे मुंह का जो रस है ना, मुंह का जो मुंह से जो लार निकलता है वो चावल के मंड को क्या है, शर्करा में बदल देता है, यानी वहाँ पर रिएक्शन होती है। आगे लिखा है कि देखो जीभ के बारे में पढ़ेंगे, अब हम मुंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीभ के बारे में भी पढ़ना होगा। लिखा है जीभ एक मांसल पेशी है, मांसल मतलब कि पूरा एक मांस का बना हुआ है। लिखा है जो कि मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ा होता है, तो हमारे मुंह से देखो इस तरह से पीछे से ये जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं हमारा जीभ कुछ इस तरह से पाया जाता है और इससे यहाँ पर ये हम अपना स्वाद कुछ सकते हैं। लिखा है इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, यानी कि आगे से फ्री होता है, कहीं आप भी बैंड भी कर सकते हैं, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, बैंड हो सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है, यानी जीभ क्या काम करता है वो बताया गया है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, जीभ का कार्य भी तो बहुत अच्छा है, वो हमें तो पहले तो बोलने में हेल्प करती है, उसके अलावा हमारे जो मुंह के अंदर लार होता है उसको मिलाने का कार्य भी करती है हमारा जीभ। उसके अलावा और क्या काम करती है हमारी जीभ, तो लिखा है तथा निगलने से में भी सहायता करती है, निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है बच्चों, जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। लिखा है जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, तो मैं आपको स्वाद कलिकाएं दिखा देता हूं। देखो ये रहा ना, इसे कहते हैं कलिकाएं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये इधर, ये देखो खट्टा है, नमकीन है, ये दोनों नमकीन का जगह है, यानी हमें नमकीन यहीं से पता चलता है और आगे पता चलता है मिठाई है ना, मीठा। इधर खट्टा और इधर कड़वा पता चलता है हमें, कोई भी चीज़ कड़वा है कि खट्टा है हमें यहीं से पता चलता है। तो ये हमने देख लिया है। तो आपने जीभ पर स्वाद कलिकाएं देख लिया होगा। लिखा है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, आपको क्रियाकलाप दे रखा है जो आप बता सकते हैं कि किस तरह से हमारी कलिकाएं काम करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आगे। इस 2.4 को आप खुद से पढ़ लेंगे। आगे आते हैं, देखो आगे दे रखा है भोजन। ठीक है, भोजन क्या दे रखा है, यानी कि ग्रसिका। लेकिन निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ठीक है, जो हमारा भोजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, हमारा जो भोजन है वो मुंह से सीधे हमारे पास ग्रसिका के होते हुए सीधे पेट में जाता है। ठीक है, ग्रसिका के होते हुए आप फोटो में देख सकते हैं। लेकिन ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई, ग्रसिका जो है होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। संकुचन मतलब होता है कि वो इस तरह से वो फैलती हुई जाती है। दिख रहा है ये आपको, आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह से खाना संकुचन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है और हमारी जो ग्रसिका है वो फैलता रहता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जो हमारा खाना है वो नीचे जाता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, कभी कभी हमारा जो खाना होता है हमारा पेट उसे स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप क्या होता है, तो वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन क्या होता है, तो मैं बताया था उल्टी होती है, आपको भी कभी कभी आई होगी। तो इस तरह से देखो दिखाया गया है, खाना इस तरह से जाता है और सीधे हमारे पेट में चला जाता है। ठीक है, ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो या उल्टी किया हो। तो इसके कारण भी विषय में सोचिए ऐसा क्यों होगा। तो जब खाना यहाँ पर जाता है और पच नहीं पाता तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और भी कारण है यहाँ पर।
आगे आते हैं, लिखा है अपने अभिभावक और अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आप लोग भोजन को पछता हुआ देख पा रहे हैं किस तरह से नीचे आ रहा है ये। आगे आते हैं, देखो लिखा है अमाशय। अमाशय मतलब होता है पेट, ठीक है। देखो लिखा है अमाशय जो है वो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा और जे की आकृति में होता है। देखो यहाँ पर कुछ बनाया गया ना, कुछ जे की आकृति में ये, ठीक है बच्चों, ये जे की आकृति में बनी होती है, वही यहाँ बताया गया था। लिखा है अथवा यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे चौड़ा भाग होता है हमारे आहार नाल का, ये सबसे खुला भाग होता है ये। लिखा है यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, यानी ग्रसिका से खाना आता है, और दूसरी ओर कहाँ से खुलता है ये, तो दूसरी ओर क्षुद्रांत की तरफ खुलता है ये। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ बताया गया है। देखो खाना कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो देखो खाना कुछ इस तरह से आता है हमारे पेट में, और ये फिर खाना यहाँ पे पचने के बाद इधर जाता है, ठीक है बच्चों, इधर जाता है। ये कहाँ से जुड़ा है ये, तो हमारे छोटी आंत से खुद जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ है ये। तो वही यहाँ बताया गया कि हमारे यहाँ पर दो यहाँ पर खुले होते हैं, एक तो इधर से खुला था ग्रसिका की तरफ से, और एक कहाँ से खुला हुआ है, तो एक नीचे से खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ से खुला हुआ है। ओके, हमने ये पूरा पढ़ लिया है। देखो इसमें ये बताया गया है कि हमारे दांत जो वो सड़ जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। बहुत आसान पॉइंट है, आप इसको खुद पढ़ लेंगे। देखो किस तरह से इसमें दिखाया गया कि हमारे दांत पहले ऐसे स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे खाते रहते हैं कुछ भी, ठीक है, और दांतों की सफाई नहीं करते तो इस तरह से उसमें कैविटी आता है या सड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखा हुआ है अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है। तो देखो बता देता हूँ मैं यहाँ पर क्या बताया गया है। जो हमारा पेट होता है, अंदर से जो उसका लेयर होता है पेट का, अंदर की जो चमड़ी होती है वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या क्या, एक श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करती है। इन तीनों को स्रावित करती है, यानी पेट के दीवारों से निकलता रहता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसे कहते हैं हम तेजाब, ठीक है। इस एक प्रकार का क्या होता है, तेजाब होता है, इसे हम कहते हैं HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक प्रकार का तेजाब होता है, इसे इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, एसिड वर्ड, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया है। ठीक है, श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये श्लेष्मल है, ये हमारे तेजाब जो पेट में पाया जाता है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। लिखा है अम्ल अनेक जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, तो बिना ढका हुआ खाना खा लेते हैं, तो अगर पेट में चला गया तो वो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। लेकिन साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। अम्लीय मतलब होता है खाने को खट्टा बनाता है पूरा, ठीक है, खाने को पचाने के लिए, जिससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो पाचक रस है उनको सहायता मिलती है। लिखा है पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आपको ये समझ में आया होगा, जो पाचक रस है जो हमारी बॉडी के हमारे जो पेट से निकलता है वो खाने को सरल बना देता है, प्रोटीन को सरल बनाने में सब विघटित करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन मिलने वाला है उसको और आसानी कर देता है, ताकि हमारे पेट में वो आसानी से घुल पाए और पूरे शरीर में वो फैल पाए। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। देखो लिखा है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत होती है बड़ी आंत। तो लिखा है क्षुद्रांत के लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, ठीक है। ये बड़ी इसकी जो लंबाई वो कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है, ठीक है। लिखा है यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, यानी यकृत होता है लीवर और अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियास भी कहते हैं, ठीक है। आप फोटो में देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, से स्रावित करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। तो जो क्षुद्रांत है उसकी भित्ति यानी उसकी जो नली है उसमें से कुछ रस बाहर निकलता है, जो खाने को क्या करता है, पचाने का काम करता है, ठीक है बच्चों। आगे लिखा हुआ है, कि यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिने ओर व्यवस्थित होती है, यानी कि लीवर के बारे में बताया गया। किस कलर का होता है ये, तो ये होता है लाल भूरे रंग की, ठीक है। लिखा है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है। क्या निकालती है, ये पित्त रस निकालती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, ठीक है। इसे पित्ताशय कहते हैं, यानी जब ये निकलता है हमारे भोजन को पचाने के लिए, ठीक है, तो ये उसमें मिल जाता है और भोजन को पचाने के काम करता है। लिखा है कि
पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हमें भोजन से जो फैट मिलता है, फैट होता है वसा, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा वसा क्या होता है, फैट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो उसको पचाने का काम यही करता है। कौन करता है? तो पित्ताशय है ना, पित्ताशय करता है या यकृत करता है, ठीक। आगे लिखा है यज्ञाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये क्या होता है? इसे कहते हैं पैनक्रियाज, जो कि ठीक पीठ के नीचे के होता है, ठीक है, जो कि पत्ते की तरह दिखाई देता है, पत्ते के शेप की तरह ही आपको दिखाई देता है। आगे लिखा है अग्नाशय रस, इसमें भी एक रस निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। तो जो इसमें से रस निकलता है वो कहाँ पर रिएक्शन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन पर रिएक्शन करता है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है तथा इनको सरल रूप में प्रतीत कर देता है। आंशिक रूप से बचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो जो हमारा खाना पचा नहीं था वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक बच्चों, और वहां पर भी कुछ रिएक्शन किया जाता है। लिखा है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है, जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो शर्करा और ये ग्लूकोज दोनों एक ही है। बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि हमें कार्बोहाइड्रेट पौधों से मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में सीधे किस फॉर्म में होता है? वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वसा अम्ल में इकट्ठा होता है और ग्लिसरोल में चेंज हो जाता है। तो आपको ये पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा इस बात को। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन किस में चेंज होता है। देखो यहाँ बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा में चेंज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। आगे जो वसा जो है वो वसा अम्ल में या दूसरे में ग्लिसरॉल में चेंज होता है। और प्रोटीन किस में हमारी बॉडी में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में, ठीक है बच्चों। अमीनो अम्ल क्या होता है? तो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। वही यहाँ बताया गया कि किस तरह से खाने हमारे पेट में पच रहा है, यहाँ पर वही बताया गया है। आगे देखो लिखा हुआ है एक विलक्षण घटना, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कौन सी घटना है ये, कहाँ की घटना है ये। तो लिखा है एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। एक अजीब सी घटना हुई थी, उसके बाद ही हमें ये पता चल पाया था कि खाना कैसे इसमें पचता है। सन 1882 में लिखा है अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए। इनको क्या हुआ था? उनको गोली लग गई थी, गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया था, यानी उनके पेट में एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। तो एक डॉक्टर थे, ठीक है, इनका नाम ये था डॉक्टर का, ठीक है, नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद करना कर सका। तो वो जो डॉक्टर था उसने जान बचा लिया लेकिन पेट को ठीक न कर पाया, पेट वैसे उसमें छेद बना रहा। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया था। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय से अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। दुर्लभ होता है जो किसी ने ना देखा हो। तो डॉक्टर ने यहाँ पर उसके पेट में देखा कि किस तरह से पेट काम करता है। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि घमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, यानी कि खाने को वो पचा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। तरल होता है एक प्रकार का लिक्विड निकलना, तो वो लिक्विड निकल रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा होता है। जब पेट में खाना बिल्कुल तरह पच जाता है तब जाके वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। किधर बढ़ता है वो? तो छोटी आंत की तरफ बाद में बढ़ता है। आगे बढ़ लेते हैं। तो वो लिखा है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की टॉपिक में तो लिखा था क्षुद्रांत में अवशोषण। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बड़ी आंत में किस तरह से अवशोषण यानी कि उसको सोखा जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे खाने को। लिखा है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो क्षुद्रांत में जो हमारे पास जो खून की जो नलियाँ होती है उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो जो खाना था, जो भी हमें खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी हमें मिला है वो यहीं पर सोख लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। किस तरह से होती है बच्चों? तो उंगली के समान, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। एक बार देखो इस तरह से ये नलियाँ होती हैं हमारे क्या कहते हैं क्षुद्रांत में होती हैं नलियाँ,
ठीक है, क्षुद्रांत से जुड़ी होती हैं, जहाँ से खाने का पचाव ज़्यादा होता है और यहीं से वो क्या करता है, यहीं से अंदर से आता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन है वो यहीं से कहाँ से मिल जाता है, तो उसके नीचे क्या है, तो ब्लड वेसल्स है, यानी कि खून का बहाव है और उस खून में चला जाता है। जो भी हमें खाने से मिलता है एनर्जी वो उस खून में चला जाता है इसी के द्वारा। ठीक है, अब सवाल है कि ये कुछ इस शेप में क्यों नहीं होता या इस शेप में क्यों नहीं होता, है ना, इस शेप में क्यों नहीं होता या इस शेप में क्यों नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में क्यों नहीं होता, ये यहाँ पर सर्कुलर ही क्यों है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्यों है। ठीक है, ये बेलन के आकार का ही क्यों है, तो इससे क्या होता है, इससे एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, एरिया यहाँ पर बढ़ जाता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो खाना आएगा वो ज़्यादा जगह से सोख लेगा ये। ठीक है, आगे आते हैं तो उभरी हुई संरचना आपने देख ली है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, उसे हम रसांकुर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसे विलाई कहते हैं, आपने कभी पढ़ा हो। आगे लिखा हुआ है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है। तो दीर्घ रोम क्या काम करता है, तो मैंने आपको बताया ना कि एरिया को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं। मतलब आपके पास मान लो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि आपका इतना जगह है, ये इतना एरिया है, तो इतना ऐसे होने से कुछ इस तरह से एरिया को बढ़ा देते हैं, वो यहाँ पर ये एरिया बढ़ गया है। समझ में आपको आ रहा है, ये आपने मैथ से पढ़ा होगा। तो वही यहाँ बताया गया, एरिया को बढ़ा देते। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। रुधिर होता है खून का जाल, मैंने आपको बताया ना अभी कि खून की लेयर होती है नीचे। लेकिन दीर्घ रोम की सतह पर बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो था, जो आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो खाना पचा है वो सीधे हमारे खून में चला जाता है। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। लेकिन अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और ये आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, खाना की आवश्यकता होती है, तो पूरे शरीर में वो खाना फैल जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो खून है वो हर जगह चलता है, खून लगातार चलता रहता है और वही खाने को एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो स्वांगीकरण कहते हैं, जब खाना पचकर हमारे पूरे खून में फैल जाता है। इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ठीक है, और ऊर्जा प्रदान होती है। तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज आया था, ग्लूकोज जब इकट्ठा हो जाता है और जब हम सांस ले रहे होते हैं, जैसे आप लोग अभी सांस ले रहे हो, तो उसमें क्या, कौन सी गैस जा रही है बॉडी में, तो जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब जा रहा है तो वहां पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना, मतलब टूट जाता है। और इसके टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से क्या मिलता है आपको, तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, वही दिखाया गया, एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में जल बनता है, पानी बनता है, और क्या बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसी तरह से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, लिखा है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदांत में भेज दिया जाता है। तो जो चीज जो हिस्सा खाने का जो पच नहीं पाता वो क्या होता है, तो बृहदांत में, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आगे लिखा है, बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। तो ये थोड़ी का मुंह चौड़ा होता है। ठीक है, ये लगभग क्या होता है, तो 1.5 मीटर की होती है। आपको समझ में आया कितना होता है ये, तो ये 1.5 मीटर का होता है। 1.5 मीटर आप जानते हैं कितना होता है, आप अपने टीचर से पूछ लेंगे, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको फोटो जो दिख रहा है ये 1 मीटर का है। ठीक है, यहाँ से ये जो बच्चा है इसका दोनों हाथ मिला कितना होगा, तो 1 मीटर होगा। अब आप समझ सकते हैं कि 1.5 मीटर कितना हो सकता है। ठीक है, तो 1.5 मीटर बुलाई है, इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। तो जो बृहदांत है, जो बड़ी आंत है, वो क्या काम करता है, तो पानी को सोखता है। ठीक है, जो लवण है, लवण मतलब जो नमक हमारी बॉडी में जो और भी चीज़ें बनती हैं वो कहाँ पर सोखा जाता है, तो यहीं पर वो सोखा जाता है। ठीक है, बृहदांत में। और लिखा है, बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। मलाशय आपने फोटो में देखा होगा। ठीक है, लिखा तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। अर्धठोस मतलब होता है थोड़ा उसमें पानी भी होता है, और समय समय पर, ठीक है, समय समय पर गूदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो हम लोग निकाल देते हैं गंदगी को अपने शरीर से बाहर, इसको क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, लिखा है, घास खाने वाले जंतुओं में पहचान। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे कि जानवरों के बारे में, किस तरह से वो खाना खाते हैं अपना,
वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा है। लिखा है क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा होगा। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वो खा न रहे हों। तो आपने कभी देखा होगा, बकरी हो गई, कोई गाय हो गई या भैंस हो गई, वो बैठ जाते हैं एक जगह पर और वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, और अपने मुंह को ऐसे चलाते हैं कि उनके मुंह से क्या होता है, तो एक वाइट सा झाग सा निकलता रहता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसी को जुगाली कहते हैं। ठीक बच्चों, उसको क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। लेकिन वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यानी स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ ये खा रही है गाय, और अपने खाने को यहाँ पर वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है यह भाग रूमेन कहलाता है, प्रथम आमाशय का प्रथम पेट कहलाता है ये। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। लेकिन रूमेन में भोजन को आंशिक पाचन होता है, यहाँ पर हल्का सा खाना पचता है जिसे जुगाल कड कहते हैं। ठीक है, हल्का सा खाना जब पचता है उसे जुगाल कहते हैं, इंग्लिश में कड कहते हैं। लिखा है परंतु बाद में जंतु इनको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। क्या करता है? तो खाने को फिर वापस दोबारा लेकर आता है, यहाँ पर पिंडकों के यहाँ पर लेके आता है ये, और खाने को जुगाली करके। जुगाली क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अपने मुंह को जब वो चलाते हैं तो वहाँ से वाइट झाग सा निकलता है जिससे वह चबाता रहता है। ठीक है, और इस प्रक्रम को रोमांथन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को हम रोमांथन कहते हैं या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे कौन कौन से जानवर जो रोमंथी होते हैं, तो बता देता हूँ। गाय होता है, बकरी होती है ना, भैंस होती है, उसके अलावा घोड़ा भी इसी में आता है, इसे हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। तो वो लिखा है घास में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज में चैप्टर नंबर 1 में बताया था, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होता है घास में, यह एक प्रकार का कार्बो, यहाँ पर लिखा भी तो है, किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमीन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो जानवरों के नाम आपने बताया ना, ये जो यहाँ पर पढ़ा हमने, तो ये जो जानवर इनके पेट में क्या मिलते हैं? तो थोड़े जीवाणु पाए जाते हैं जो उस घास को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब सोचो कि अगर हम खाना वो खाएं घास तो हमारे पेट में पचेगा? तो बिल्कुल भी नहीं पचेगा। तो यहाँ पे बोला गया है बहुत से जंतु या मानव मतलब इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। देखो लिखा है जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, ये जो जानवर है, घोड़ा हो गया, खरगोश आदि में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है, उसे अंधनाल कहते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि अंधनाल किसे कहते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया अंधनाल। ठीक है बच्चों, ये कुछ यहाँ पर आ रहा है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। लिखे भोजन के सेलुलोज को पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। जीवाणु मतलब होता है कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं इनके पेट में, तो वो भी खाने को पचाने का काम करते हैं, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, जो हमारे पेट में नहीं मिलते हैं ये। ठीक है, नहीं तो हम भी क्या करते हैं? घास को पचा लेते हैं। लेकिन अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। फिर वे किस प्रकार का भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन कैसे करते हैं? खंड 2.4 में आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखो अभी आपको क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है अमीबा के बारे में। आप इस फोटो में देखिए ये क्या है? तो ये एक समुद्री जीव होता है जो कि अमीबा कहते हैं, गंदे पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक जीव है ये। लिखा है अमीबा जलाशय में पाया, जलाशय मतलब तालाबों में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव है। एक कोशीय क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही सेल पाया होता है, एक ही प्रकार के सिंगल सेल होते हैं, है ना, इसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। अमीबा को कोशिका में एक कोशिया झिल्ली होती है जिससे गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इसमें कितने सारे एक ही सेल होते हैं। ठीक है, लिखा है अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो जो अमीबा है वो अपनी स्थिति को बदलता रहता है, कभी इधर रहता है, कभी उधर घूमते रहता है। यह एक अथवा एक अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब कहते हैं। तो इनके हाथ नहीं होते, ये अपने आप कुछ इस तरह से नकली हाथ बनाते रहते हैं जो इन्हें गति
देने में, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो सूडोपोडिया कहते हैं, इसे हिंदी में पादाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। ये क्या करता है, तो छोटे जीवों का आहार करता है, उसे खाता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो एक खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। तो जब उसको लगता है कि मेरे आसपास खाने की चीजें हैं तो वो उसको क्या करता है, अपने पादाप से, उंगली से है ना, जो कि होती नहीं है, उससे वो अपने अंदर लेता है और उस वहीं से उसको खा लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसकी बॉडी में खाना जो होता है वो पच जाता है। देखो आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका केंद्रक है ये, और ये सब एक प्रकार की खाना है ये। तो खाने को यहाँ से लेता है अंदर, वो अंदर ही खा लेता है, और जो लेना होता है एनर्जी वो लेकर इसको तुरंत बाहर फेंक देता है। ठीक है, वही यहाँ बताया गया बहिक्षेपित अपशिष्ट पदार्थ। आगे लिखा हुआ है खाद्य धानी में ही पाचक स्रव, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस क्या होता है, जिस तरह से इंसानों में स्रव रस स्रावित होता है खाने को पचाने के लिए, वैसे इनकी बॉडी में भी रस स्रावित होता है या निकलता रहता है। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उस पर रिएक्शन करके उनको छोटे में बदल देते हैं, इतना बड़े को छोटे में बदलते हैं। लिखा है पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो खाना इनके मुंह के अंदर गया था, ठीक है, वो धीरे धीरे उस अवशोषित सोख लिया जाता है। लिखा है अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो उसकी वृद्धि के लिए, जो उसकी एनर्जी है, अब वो किस लिए रखा जाएगा, तो उसकी वृद्धि के लिए, रख रखाव के लिए या गुणन के लिए। गुणन होता है बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, ये अपने आप को डबल ट्रिपल भी कर लेते हैं, तो उसी को बोला गया है गुणन के लिए भी। लेकिन बिना अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जिस तरह से खाना अंदर जाता है उसी तरह से खाद्यदानी द्वारा ये खाने को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। तो इस तरह से सभी प्राणियों में खाना, सब में खाने में पचता है। ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि उस खाने को खाते हैं और एनर्जी उसे रिलीज होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का पढ़ेंगे। तो अगले किसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से खाने को हमारे बॉडी में अवशोषित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको चैप्टर कैसा लगा है। ठीक है, इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, हम आशा करते होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन से पूछ जरूर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।